Hello students, welcome to online classes. So today we will be studying our next topic that is gametogenesis. Gametogenesis में हम spermatogenesis और oogenesis दोनों को समझेंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से. शॉर्ट तो नहीं कहूँगी, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे और आई एम प्रिटी श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एज यू कैन सी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की कि जो गैमेटोजेनेसिस होता है वो क्या होता है. बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कहलाता है गैमेटोजेनेसिस. अगर आपको कोई भी चीज़ विजिबल नहीं है तो यू जस्ट लेट मी नो इन योर कमेंट्स. कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं. वैसे तो खैर हम सब चीज़ समझाएंगे एंड आई एम श्योर कि आपको सब समझ में आने वाला है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे थे गैमेटोजेनेसिस की. गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? जिसके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस कहलाता है. गैमेटोजेनेसिस दो में डिवाइडेड है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स का फॉर्मेशन मेल गैमीट्स के अंदर होता है. oogenesis फीमेल्स के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है. इन दोनों के ही अंदर मतलब oogenesis के अंदर और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर 3 फेजेस आते हैं. मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज. इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? मू, ग्रो, मा. ओके, मू मतलब मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रो मतलब ग्रोथ फेज और मा मतलब मैच्योरेशन फेज. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस की. स्पर्मेटोजेनेसिस में जो पहला फेज है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज. इसमें क्या होता है, जो प्राइमोर्डियल सेल्स होते हैं यानी कि जो जर्म सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, वो डिवाइड होना शुरू होते हैं और वो 2 बनाते हैं यानी कि वो 2 में डिवाइडेड होते हैं, 2 सेल फॉर्म करते हैं और ये 2 सेल जो हैं अंडरगो करते हैं माइटोसिस. इनके अंदर माइटोसिस होता है और ये 4 स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं जो कि सारे ही सेल्स अभी तक डिप्लॉयड ही चलते चले आ रहे हैं, मतलब डिप्लॉयड ही होते हैं नेचर में. यानी कि हमारा प्राइमोर्डियल सेल बना जो कि डिप्लॉयड था, उसने उससे 2 सेल्स बनाए, उन 2 सेल्स ने 4 स्पर्मेटोगोनियम बनाए, माइटोसिस हुआ उनके अंदर और ये जो है 2n थे यानी कि डिप्लॉयड थे नंबर में. ठीक है बात. अब ये यहाँ से हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज खत्म हो गया. अब यहाँ पे क्या होता है, हम चारों की बात ना करके हम सिर्फ एक स्पर्मेटोगोनियम की यहाँ पर बात कर रहे हैं. ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम जब ग्रोथ फेज में आ जाता है तो ये फूड एक्यूमुलेट कर लेता है, इसको खाना चाहिए होता है तो ये अपना खाना जमा कर रहा होता है और जब ये खाना जमा करता है तो ये साइज में इंक्रीज हो जाता है, बड़ा हो जाता है. जब ये इंक्रीज हो जाता है साइज में, बड़ा हो जाता है तो ये क्या फॉर्म करता है, प्राइमरी oocyte बनाता है यानी कि स्पर्मेटोगोनियम से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर पहला रिडक्शन डिवीजन होता है, मतलब फर्स्ट मियोसिस टेक्स प्लेस. जब पहला मियोसिस होता है तो उससे 2 सेल्स बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होते हैं. ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हो गए. अब जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 में डिवाइड होते हैं उसके बाद उनके अंदर मैच्योरेशन फेज आ जाता है यानी कि वो मैच्योर हो जाते हैं. अब इनके अंदर फर्दर मियोसिस सेकेंड होगा यानी कि दूसरा मियोसिस होगा. दूसरा मियोसिस होने पर ये सेल्स जो हैं 2 ईच फॉर्म करते हैं यानी कि 4 सेल्स बन जाते हैं और ये 4 सेल्स जो हैं वो स्पर्मेटिड कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? स्पर्मेटिड्स कहलाते हैं. यानी कि जो प्राइमरी हमारे स्पर्मेटोसाइट्स होंगे वो पहला मियोसिस करेंगे. पहला मियोसिस करने के बाद 2 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे इनके अंदर और 2 डॉटर सेल्स के अंदर जो नंबर होगा इनका जो रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा और नंबर जो होगा क्रोमोसोम्स का वो हाफ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे डिप्लॉयड थे, यहाँ पे इनका जो नंबर होगा वो हेप्लॉइड हो जाएगा. उससे क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. अब जितने भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं वो हेप्लॉइड होंगे यानी कि n नंबर ऑफ सेल्स होंगे. इनके अंदर फिर से सेकेंड मियोसिस होगा यानी कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा. सेकेंड मियोटिक डिवीजन होने पर ये 4 सेल्स बनाएंगे, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे इनके अंदर. 4 डॉटर सेल्स जो बनेंगे यही 4 डॉटर सेल्स स्पर्मेटिड्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? स्पर्मेटिड्स कहलाते हैं. और ये जो चारों स्पर्मेटिड्स होते हैं, दस फ्रॉम ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इनसे ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, 4 स्पर्मेटिड्स जो हैं, इनसे
हमारे स्पर्म्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के फॉर्मेशन को ही हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, इतनी बात समझ में आई। ये जो हमारा प्रोसेस था स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी मैं इसके आपको कंप्लीट रिटन में नोट्स दूंगी, रिटन फॉर्म में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि हमें फिगर की मदद से डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझ में आता। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज था, उसमें वो मल्टीप्लाई होना शुरू हुए, यानी कि प्राइमोर्डियल सेल जो कि डिप्लॉयड थे नेचर में, जो हमारे प्राइमोर्डियल सेल्स थे, या जो हम कह लें कि जो हमारे अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स थे, उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ, है ना। जो प्राइमोर्डियल सेल्स थे जो कि लाइंड रहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम से। मैंने आपको बताया भी था जर्मिनल एपिथेलियम क्या होता है, कि जो लाइनिंग होती है स्पर्म्स के अंदर वो जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है, जो कि किसकी लाइनिंग होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो लाइनिंग प्रेजेंट होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम कहलाते हैं। और इससे क्या होता है? ये स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म करते हैं, यानी कि जो हमारा पहला प्राइमोर्डियल सेल था उसने डिवीजन किया, उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ, यानी कि माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने पर उसने क्या किया? स्पर्म मदर सेल्स बनाए, यानी कि इसके अंदर ये स्पर्म मदर सेल्स बन जाएंगे। ये स्पर्म मदर सेल्स जो होंगे इनका नंबर डिप्लॉयड होगा, यानी कि 46 होते हैं ह्यूमंस के अंदर स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्म मदर सेल। वो माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करेंगे। और अगर हम प्लूरल में बोले तो सिंगुलर में बोले तो स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म करेंगे या फिर स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करेंगे। फिर क्या होगा? फिर ग्रोथ फेज के दौरान स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं, क्योंकि फूड एक्यूमुलेट कर लेते हैं, खाना जमा कर लेते हैं, इसलिए इनका साइज़ बड़ा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जब इनका साइज़ इंक्रीज़ होता है तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेते हैं। पहला मियोसिस होता है, उससे पहला मियोसिस होने से क्या होता है कि हमारा जो हैप्लॉइड जो सेल्स होते हैं, जो डॉटर सेल्स बनते हैं, वो यहाँ तक डिप्लॉयड थे, यानी कि अब यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन आ जाता है, ये हैप्लॉइड हो जाते हैं। और उसके बाद ये 4 स्पर्मेटिड्स फॉर्म करते हैं, और ये स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का प्रोसेस ही हमारा स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और यानी कि अगर हम टेक्निकली देखें तो अगर हर एक सेल 4 स्पर्म्स बना रहा है तो टोटल एक प्राइमोर्डियल सेल 16 स्पर्म्स फॉर्म करता है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे एक को समझा था, हम 4 बनाएंगे तो 4 से 16 हो जाएंगे, यानी कि 16। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं हमारे oogenesis की, कि oogenesis का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? oogenesis जो होता है वो किसके द्वारा इनिशिएटेड होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये इनिशिएट होता है। इसमें क्या होता है? कुछ जर्मिनल एपिथेलियम के सेल, जैसे इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग जो थी उनको हम जर्मिनल एपिथेलियम कह रहे थे। यहाँ पे जो हमारे क्या कहते हैं, ओवरीज होती हैं, ओवरीज के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम की ऐसे करके लेयर पाई जाती है वो जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है। वो जो है डिवाइड होना शुरू होते हैं। तो क्या होता है? जो जर्मिनल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो एनलार्ज होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स जो होते हैं या फिर प्राइमोर्डियल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, डिप्लॉयड होते हैं नेचर में। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन शुरू करते हैं, यानी कि माइटोसिस करते हैं। फर्स्ट माइटोसिस होता है इनके अंदर। जब इनके अंदर माइटोटिकली ये डिवाइड होते हैं तो ये बहुत सारे जर्म सेल्स बनाते हैं, और यही जर्म सेल्स जो हैं वो oogonia फॉर्म करते हैं या फिर एग मदर सेल फॉर्म करते हैं। oogonia करेंगे या एग मदर सेल फॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या होता है? जब ये oogonia या एग मदर सेल फॉर्म करते हैं तो अराउंड 2 मिलियन oogonia जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। कितने? 2 मिलियन एक ओवरी से, यानी कि टोटल 4 मिलियन होंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि इसके बाद कोई भी बर्थ के टाइम पे कोई भी oogonia फॉर्म नहीं होते। जितने भी होने होते हैं वो बर्थ से पहले ही हो जाते हैं, यानी कि जब डेवलपमेंट इनका शुरू हो रहा होता है। अब बात आ जाती है ग्रोथ फेज की। जैसे कि हमने यहाँ पर भी सिर्फ एक स्पर्मेटोगोनिया को हमने डिस्कस किया था, इसीलिए हम यहाँ पर भी सिर्फ एक ही oogonia को वो कर रहे हैं डिस्कस। तो अब यहाँ पे क्या होता है? पहला oogonia का जो सेल होता है वो, क्योंकि उसको यहाँ से नरिशमेंट मिल रहा है, उसको यहाँ से फूड मटेरियल मिल रहा है सारा, तो ये साइज में बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है इसका। और ये फिर प्राइमरी oocyte की तरह फंक्शन करने लगता है। किसकी तरह फंक्शन करने लगता है? प्राइमरी oocyte।
ओके। ये प्राइमरी oocyte की तरह फंक्शन करने लगता है। जब ये प्राइमरी oocyte की तरह फंक्शन करने लगता है तो ये क्या होता है, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स से घिर जाता है और ये ग्रेन्युलोसा सेल्स जो होते हैं ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर लेते हैं और ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर लेते हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल्स कहलाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स बेसिकली होते क्या हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं कुछ नहीं होते, वो सिर्फ नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं हमारी डेवलपिंग एम्ब्रियो, हमारे डेवलपिंग ओवरीज को। ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारी प्राइमरी oocyte बनी। प्राइमरी oocyte बनने के बाद क्या होता है, इसके अंदर फर्स्ट मियोसिस होता है। फर्स्ट, अब हाँ देखो एक इम्पॉर्टेंट बात क्या कि ये जो स्ट्रक्चर होता है फिर और ज़्यादा ग्रेन्युलोसा सेल्स से घिर जाती है। बहुत सारे ग्रेन्युलोसा सेल्स से जब ये घिर जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे कितने जो हैं हमारे उगोनिया फॉर्म हो रहे थे, 2 मिलियन फॉर्म हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होता है, हाफ नंबर हो जाता है, यहाँ पे डिप्लॉइड थे, यहाँ पे हेप्लॉइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स का नंबर होता है, ग्रेन्युलोसा सेल्स का जो नंबर होता है या हम कहें हमारे ओवरी का जो नंबर होता है वो घट जाता है। घट करके 2 मिलियन से घट करके वो 60,000 to 80,000 का हो जाता है। कितना रह जाता है, 60 to 80,000 रह जाते हैं ये, ठीक है। ये 60 to 80 के रह जाते हैं, यानी कि 60 to 80,000 रह जाते हैं। फिर क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म होता है। सेकेंडरी फॉलिकल या फिर सेकेंडरी oocytes बनते हैं। सेकेंडरी oocytes जो होते हैं फिर ट्रांसफॉर्म होते हैं टर्शरी oocytes में। यहाँ पर जब इनका पहला मियोटिक डिवीजन होता है, पहला मियोसिस होता है, तो ये 2 में बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मेनली पोलार बॉडी जो होती है वो ओवम के साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन करती है। एक पोलार बॉडी बनती है और एक सेकेंडरी oocyte बनता है। पोलार बॉडी जो होती है वो ओवम के साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन करती है। और क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बन रहा है। सेकेंडरी oocyte जो होता है उसके अंदर इक्वल डिवीजन होता है, यानी कि n नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं, n डॉटर सेल्स बनते हैं और हमारा ओवम फॉर्म होता है। और यहाँ पर क्या होता है, 3 पोलार बॉडी और 1 ओवम फॉर्म होता है। यहाँ पर इक्वल कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पर तीनों में होता है, यानी कि ओवम में और 3 पोलार बॉडीज़ में। लेकिन यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है वो ज़्यादा पोर्शन साइटोप्लाज्म का ओवम को मिलता है और कम पोर्शन यहाँ पे पोलार बॉडी को मिलता है, यानी कि अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। That's why only one ovum is formed. That's why only one ovum is formed and 3 polar bodies are formed, and hereby it completes the process of oogenesis. Okay? यहाँ पर जब हमने डिस्कस किया कि ये पहला मियोसिस हुआ, यहाँ पर दूसरा मियोसिस होता है। दूसरा मियोसिस होने पर फलोपियन ट्यूब जो होती है वो फॉर्म हो जाती है, सेकंड पोलार बॉडी बनाती है। जैसा आपने देखा, हमने एक पोलार बॉडी बनाई, फिर उससे दूसरी पोलार बॉडी बनी, दूसरी पोलार बॉडी बनती है और हेप्लॉइड ओवम बनता है। इसका जो नंबर होता है वो हेप्लॉइड होता है और इस तरीके से हमारे जो ओवम होता है वो फॉर्म होता है, यानी कि एक हमारे प्राइमोर्डियल सेल से एक ओवम बन रहा था, यहाँ पर एक प्राइमोर्डियल सेल से 4 स्पर्म्स बन रहे थे। इस तरीके से हमारा जो oogenesis का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस भी कंप्लीट होता है। क्या हो रहा था, प्राइमोर्डियल सेल्स थे, डिप्लॉयड प्राइमोर्डियल सेल्स थे या जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स थे, उन्होंने सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन किया। फर्स्ट माइटोसिस हुआ, उसमें उससे जर्म सेल्स बने, जर्म सेल्स ने फर्दर डिवीजन किया, उससे 4 सेल्स बने, एक मदर सेल्स बने या फिर ऊगोनियम बने जो कि डिप्लॉयड थे नेचर में। एक ऊगोनियम के पास 2 मिलियन सेल्स होते हैं, 2 मिलियन ओवरीज बनती हैं इनके अंदर, सिंगल के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, इनके अंदर रिडक्शन डिवीजन हुआ, सेकेंड माइटोसिस हुआ, उसने प्राइमरी oocyte बनाया, प्राइमरी oocyte ने प्राइमरी फॉलिकल बनाया, नंबर रिडक्शन डिवीजन हुआ, ग्रोथ फेज में आ गए, फूड मटेरियल एक्यूमुलेट कर लिया, साइज इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो नंबर था यहाँ पे 2 मिलियन से घट के हमारा 60 to 80 के, यानी कि 60 से 80,000 रह गया। पहला मियोसिस हुआ, पहला मियोसिस होने से जो प्राइमरी oocyte था उसने डिवाइड किया, फर्दर डिवीजन हुआ, यानी कि पहला मियोसिस हुआ। पहला मियोसिस होने से क्या हुआ, इसके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किसका, न्यूक्लियस का, यानी कि फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस,
प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल्स बने, प्राइमरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी oocytes और एक पोलर बॉडी बनी जो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, न्यूक्लियस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और इससे क्या हुआ कि यहाँ पर फिर सेकेंडरी oocyte से सेकेंडरी फॉलिकल्स बने, सेकेंडरी फॉलिकल ने फर्दर डिवीजन किया, टर्शरी फॉलिकल्स बनाए, टर्शरी फॉलिकल ने फिर फर्दर डिवीजन किया। यहाँ पे क्या हुआ, हमारी नेक्स्ट पोलर बॉडी बनी, सेकंड पोलर बॉडी बनी, तो यहाँ पे 3 पोलर बॉडीज फॉर्म हुई और एक ओवम बना जो कि हेप्लॉइड था नेचर में। इस तरीके से हमारा oogenesis का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसका जो रिटन मटेरियल है वो एक बार देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम जो हमने रिटन मटेरियल लिखा है उसको एक बार और देख लेते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी, जैसे कि मैंने बताया था गैमेटोजेनेसिस 2 प्रोसेसेस करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, यानी कि बेसिकली आप इसे समझ लीजिए, स्पर्म्स का फॉर्मेशन जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, स्पर्म्स तो पता ही है। इसके अंदर 3 फेजेस पाए जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, जो कि मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था याद करने का, मूग्रोमा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। सबसे पहले बात आती है हमारी मल्टीप्लिकेशन फेज की। तो हमारे जो मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज में जो अनडिफरेंशिएटेड प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं जो कि लाइन रहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, वो डिवाइड होते हैं माइटोटिकली, यानी कि माइटोटिक डिवीजन होता है और स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्म मदर सेल्स फॉर्म करते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्म मदर सेल्स डिवाइड करते हैं माइटोटिकली, क्या फॉर्म करने के लिए, नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करने के लिए। ग्रोथ फेज में आ जाते हैं, यहाँ से अपना फूड एक्यूमुलेट करते हैं, इनका साइज इंक्रीज होता है, साइज में डबल हो जाते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो ग्रो करने लगते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाने के बाद ये मैच्योरेशन फेज में आ जाते हैं। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, पहले माइटोसिस हो रहा था, अब मियोसिस होगा। पहला मियोसिस होता है और ये हेप्लॉइड सेल्स बनाते हैं, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं जो कि हेप्लॉइड होते हैं नेचर में। उससे क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर दोबारा से दूसरा मियोटिक डिवीजन करते हैं और 4 डॉटर सेल्स बनाते हैं जो कि नेचर में हेप्लॉइड होते हैं। और यही 4 डॉटर सेल्स जो बन रहे हैं मियोटिक डिवीजन के बाद, सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद, ये स्पर्मेटिड्स कहलाते हैं। और स्पर्मेटोसाइट का स्पर्मेटिड से बनने का प्रोसेस को ही हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या मतलब, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्म्स में। स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में बनने का प्रोसेस जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। देयरफॉर 4 स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, हमारे 4 स्पर्म्स बन गए। ओके, चलिए मैं इसको एक बार और लिख देती हूँ। 4 spermatids are formed and the process through which spermatids are formed to sperms, हम जैसे हम देख रहे थे spermatids से हमारे sperms बनेंगे और spermatids से जो हमारे स्पर्म्स बनते हैं उसके बनने के प्रोसेस को ही हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए अब हम बात करते हैं oogenesis की। और इससे पहले oogenesis पढ़ लेते हैं। oogenesis पढ़ने के बाद मैं कुछ स्पर्मेटोजेनेसिस में कुछ ग्रोथ हार्मोनल कंट्रोल कुछ बताए गए हैं, वो हम उसकी भी हम बात करेंगे। ओके, चलिए oogenesis को समझने से पहले हम थोड़ा सा ज़रा हार्मोनल कंट्रोल समझ लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद ही आता है। उसके बाद ही हम oogenesis को स्टार्ट करेंगे। ओके,
तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है हाइपोथैलेमस। ओके, अब बेसिकली होता क्या है, ये जो हार्मोन्स डेवलप होना शुरू होते हैं ये प्यूबर्टी की एज से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है? एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज होने लगता है, एक जो हार्मोन होता है उसका सीक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, और वो जो सीक्रीशन स्टार्ट होता है वो किस हार्मोन का होता है? GnRH। GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है उसका सीक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपको याद हो, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्चुअली हाइपोथैलेमस ग्लैंड से मिलता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन से मिलता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, जो इंक्रीज लेवल होता है इसका, यानी कि GnRH दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो एक्ट करने लगता है एज एन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये एक्ट करने लगता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह और स्टिमुलेट करता है दो हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, या कहीं सीक्रेट करता है, स्टिमुलेट करता है सीक्रीशंस ऑफ टू गोनाडोट्रोपिन्स। एक होता है LH, दूसरा होता है FSH। LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स हमने पढ़े थे तो वहीं से ये लिया गया है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब इन दोनों का काम क्या होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है लेडिक सेल पर और स्टिमुलेट करता है एंड स्टिमुलेट करता है और इसी को सिंथेसाइज करता है आगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में। और यहाँ पर क्या होता है, किसकी जो प्रोडक्शन होता है वो इनहिबिट होता है, यानी कि रुक जाता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का और ल्यूटिनाइजिंग का प्रोडक्शन। ओके, यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड के बाद अब यहाँ पे क्या होता है, जो LH के सेल्स थे, यानी कि जो LH है, यानी कि जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और जो हमारे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यानी कि FSH हैं, वो हमारे क्या करते हैं, सेटोरी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। यहाँ पे जो लेडिक सेल्स होते हैं वो किस चीज़ का सीक्रेशन करते हैं? एंड्रोजेंस का सीक्रेशन करते हैं। ओके, और क्या करते हैं इन टर्न, अब जब ये क्या कर रहे हैं, एंड्रोजेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं या सीक्रेशन कर रहे हैं एंड्रोजेंस का, तो इन टर्न इनको क्या मिलता है, इनको ये किस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में ये इन्वॉल्व रहते हैं। अब जैसा कि हम इधर देख रहे हैं कि FSH लिखा हुआ है, जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो किसके ऊपर एक्ट करता है? वो इसके ऊपर एक्ट करता है, जो कि सर्टोली सेल्स होते हैं उसके ऊपर। और क्या स्टिमुलेट करता है? सीक्रीशन करता है कुछ फैक्टर्स जो कि हेल्पफुल होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में। किसके प्रोसेस पे? स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में, जो कि हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया इतना? यहाँ पे FSH की जो ग्रोथ होती है, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ से एंट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हो रही है, वहाँ से FSH की ग्रोथ जो है इनहिबिट होती है। और यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन में और एंट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में और हाइपोथैलेमस में इनका प्रोडक्शन रुक जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा हार्मोनल कंट्रोल है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो कंप्लीट होता है। प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये जो हार्मोन्स होते हैं, चाहे GnRH हो, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो, चाहे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो, चाहे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और चाहे हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें या फिर हम oogenesis की बात करें, ये 5 स्टार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये हर बार मतलब एवरी टाइम बोर्ड एग्जाम्स में आते ही हैं। आपको MCQs के फॉर्म में मिल जाएंगे, आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में मिल जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। In the next video, we will be dealing with the written material of oogenesis and hormonal control of female reproductive system. Thank you.